Hello students, you are all welcome at Hamdisha English classes. Once again, I Heyman is going to explain you lesson number 3 B portion. That is a beautiful poem How to Tell Wild Animals from class 10th. The poet is Caroline Wells. स्टूडेंट्स लोग मैं कविता पढ़ाने से पहले बहुत मज़ेदार चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये कविता वाकई में बहुत मज़ेदार है, बहुत ह्यूमरस और कॉमिक वे में, बहुत एक जस्ट लाइक कॉमेडी है, ज्ञान भी है इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता पड़ सकती है। तो कवि ने हमको बहुत अच्छे ढंग से इसमें समझाया गया है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल क्लास 10 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट लेसन 3 का बी पोर्शन। इसके पोएट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पोएम के पोएट थे कैरोलिन वेल्स। तो इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, लेकिन पोएटिक डिवाइसेस का मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। मैं अलग से टॉपिक डालूँगा, इसमें से कविता पढ़ाते पढ़ाते जितनी भी समझा सको समझाऊंगा, लेकिन मैं पोएटिक डिवाइसेस का अलग से टॉपिक होगा, सेपरेट टॉपिक होगा, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी तो आप कविता पढ़िएगा और उसका अर्थ समझिएगा, समरी समझिए, और फिर से एक बार गुजारिश की किताबें खोल लीजिएगा, गाइड न खोलते हुए ओरिजिनल किताब खोल लीजिए। और यदि आपको चैनल पसंद आए, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि पसंद ही आएगा, तो आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, और लाइक करके शेयर कीजिए अपने मित्रों में, और पाठ की अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, इस कविता की स्टडी कीजिएगा। पढ़ने के पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे कविता में एक लाइन शब्द है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में टेल इसका मतलब है आइडेंटिफाई। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स, क्लास 10th फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट लेसन 3 का बी पोर्शन। वंस अगेन आई हैव रिपीटेड। सो बिफोर यू रीड दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. यह हास्यपूर्ण कविता जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके बयान करती है। तेज आवाज़ में पढ़ें, कविता की लय बनाते हुए। If ever you should go by chance to jungles or in the east, and if there should you to advance, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं क्योंकि मेरे को इसमें एक आपको पोएटिक डिवाइस बताना है, इसलिए। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस। अब इसमें देखिएगा, पहली लाइन में चांस और उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे एडवांस। चांस और एडवांस, स ये स्वर का एक साथ ध्वनि निकल रही है, इनको अपन राइम्स बोलते हैं, RHYMES। चलिए एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. कैरोलिन वेल्स कहती है, अगर आप कभी पूरब के जंगलों में जाएं और आपका सामना एक विशालकाय, भीमकाय और भूरे भूरे पीले पीले जंगली जानवर से हो जाए, और आपको देखकर वो दहाड़ता है यदि, तो उस दहाड़ना या गरजना को सुनकर डर से मरने से होने लगते हैं,
तो समझ लीजिएगा वो एशियाई शेर है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अगर कभी घूमते हुए जंगल में, मेरे कहने का मतलब एक शानदार जंगली जानवर आपका अभिवादन कर दे, सचमुच दिखने में सुंदर, तो उसके पीले से शरीर पे काली काली धारियाँ हों और आपको शिकार बनाने को तैयार हों, तो आपको समझने में बहुत तुरंत ही आसानी होगी कि ये बंगाल का वाघ है। ये पैराग्राफ में बहुत अच्छा वर्णन बाघ के बारे में बताया गया है, जंगल के बाघ के बारे में। ये लोग जंगली जानवर तो हैं ही, लेकिन अपने को डर भी लगता है। अब मैं फिर से वापस आना चाहूँगा इस स्टेंजा के ऊपर। पहली दो लाइनें पढ़िए, इसमें से खासकर पहली लाइन में, और इफ़ वी समटाइम्स रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। पहली लाइन में रोमिंग और राउंड दोनों बार स्टार्टिंग में आर आया है। इसको अपन बोलते हैं एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस। मतलब यदि एक ही लाइन में एक शब्द बार बार रिपीट होता है और उसका पहला अक्षर खासकर रिपीट होता है और वो व्यंजन के स्वर में हो, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे रोमिंग में आर, राउंड में आर, तो इसको अपन एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले स्टेंजा में आपको राइम्स बताया था, तो इसमें राउंड, रोमिंग और राउंड दोनों में आर स्टार्टिंग में है, तो इसको अपन एलिट्रेशन बोलते हैं। और यही स्वर यदि पीछे जाते हैं सेम कॉन्सोनेंट के द्वारा उपयोग में किए हुए सर, तो उसको अपन कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वो मैं आगे जैसा भी कविता आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आइए एक बार फिर से रिपीटेशन करते हुए, और इफ सम टाइम्स व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइट बीस्ट ग्रीट यू white black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Next paragraph. If strolling forth a beast you view, whose hide is spots in peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. पेपर्ड, लेपर्ड देखिएगा, ये पेपर्ड फिर लेपर के बाद फिर ड, ये आपका फिर राइम्स हो गया। अगेन इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, पेन अगेन, सेम केस ऑफ राइम्स। If strolling forth a beast you view, whole hide is spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. आखिरी की लाइन में लेप एंड लेप बार बार लिखा गया, इसको अपन रिपीटेशन बोलते हैं पोएटिक डिवाइस को। एक ही शब्द बार बार एक ही लाइन में हो तो उसको अपन बोलते हैं रिपीटेशन। आइए इसका अनुवाद देखते हैं, हिंदी अनुवाद। अगर आपको पैदल चलते चलते या चहलकदमी करते करते ऐसा जंगली जानवर दिख जाए जिसकी खाल पर काले काले से धब्बे हों और आपको शिकार बनाने को एकदम झपट के आता है, तो आप समझ जाइए कि वो चीता है। यदि आपको दर्द से कराने का मौका ही नहीं देगा वो। कहने का मतलब है कि झपट्टा मार के खा जाने को आतुर होगा और संभव तो खा ही लेगा। वह आप पर सिर्फ झपट्टा ही मारता रहेगा। तो इसको अपन चीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? चीता। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर who hugs you very, very hard, be sure it is a bear.
If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अगर आप अपने आसपास के बाड़े में घूम रहे हों, वहाँ आपको यदि एक जीव मिले जो आपको बहुत ज़ोर से आलिंगन में ले ले, गले लगा ले, तो आप शर्तिया है, समझ जाइए शर्तिया रूप से कि वो भालू ही है। यदि आपको कोई भी संदेह हो, शंका हो, तो मेरा सोचना ऐसा है कि वह आपको एक बार प्रेम पूर्वक दुलार करेगा। ये प्रेम से मारता है, सुना है कि गुदगुदी भी करता है और आपको हंसा हंसा के मारता है। तो ये पहचाने यहाँ पे बताई हुई है, पढ़िए, समझिए, आनंद लीजिए और ज्ञान लीजिएगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. हाँ, शिकारी जानवरों को पहचानने में कोई नौसिखिया ही धोखा खा सकता है। जैसे मगरमच्छ और लकड़बग्गा के बारे में, लकड़बग्गा हमेशा मुस्कुराता प्रतीत होता है, हाइना बोलते हैं इसको, यह हंसता हुआ रहता है, लेकिन इसकी हंसी खतरनाक होती है। हाँ, ध्यान से रहना, यदि कभी पड़े तो यह आपको मारने के चक्कर में रहता है हंसते हुए, और आदमी धोखा खा जाता है। और मगरमच्छ के बारे में तो हर एक को मालूम है, यह आंसू बहाता सा दिखाई देता है। मगरमच्छ के आंसू, जिसको बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि यदि आंसू फालतू ही बहते हैं, जिसके रोने में कोई अर्थ नहीं है, तो उसको मगरमच्छ के आंसू के नाम से कहा जाता है। तो देखिए कितना मज़ेदार स्टैंजा है, मज़ेदार कविता है। इसका आखिरी स्टैंजा है, द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल। कुछ लोग इसको चैमेलियन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैमेलियन भी बोलते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। फिर से पढ़ूंगा, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड साइट ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, दिस मीन्स इट्स द चैमेलियन यू सी। समझ जाइएगा, गिरगिट एक छोटी छिपकली की तरह दिखाई पड़ता है, उसके कान नहीं होते, पंख भी नहीं। गिरगिट अपने वातावरण के अनुसार रंग बदल देती है। यदि आपको लगे पेड़ पर कुछ नहीं यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे गिरगिट है, क्योंकि पेड़ के रंग के अनुसार ही अपना रंग बदल देता है। तो बेहतर हो, कभी ऐसा मौका है पेड़ के ऊपर हाथ रखने का मौका, तो अच्छी तरह से देख लेना कहीं कोई जानवर, यही गिरगिट ही तो नहीं छिपा है अपना रंग बदल के, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। कुछ कठिन शब्द हैं इस कविता में, वैसे कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे समझेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं जाएंगी। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे TAWNY, टॉनी का मतलब होता है गहरा पीला, डार्क येलो। बीस्ट का मतलब तो जानवर, तो शायद हर एक को मालूम होगा। डिसर्न का मतलब पहचान जाना, रिकॉग्नाइज कर जाना। स्ट्रॉलिंग, धीरे धीरे चहलकदमी करना, जिसको कहते हैं वॉकिंग कैजुअली। फोर्थ, FORTH का मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। हाइट, HIDE, हाइट। एनिमल, स्किन, पशु की चमड़ी। पेपर्ड, PEPPERED, मतलब PEPPERED, पेपर्ड, चित्तीदार, बारीक बारीक चित्तियाँ होती हैं। हेयर कवर्ड विथ स्पॉट्स। लेफ्ट, जंप, छलांग लगाना। नौसिखिया बोलते हैं नोवाइस को, समवन न्यू टू ए जॉब। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाना, हैरान हो जाना। ये सब शब्दार्थ हैं जो कठिन से आपको लग सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़िएगा, बार बार ध्यान लेके पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ बहुत आसान, इजी जाएगा। आइए इसके बाद सेंट्रल आइडिया इस कविता के बारे में मैं बताना चाहूँगा। दिस पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। द पोएट कैरोलिन वेल्स
tries to tell about these animals in a humorous way. She treats the beast in gentle manner, and for each animal she creates wild humor. Poetess tells how to identify wild animals by different traits which are risky but funny, according to how we can recognize animals by the way it kills. इसकी जो कवित्री है, ये लेडी है, इनका नाम कैरोलिन वेल्स है। देखिए कितनी सुंदरता से हमको समझाया गया है। इफ़ यू कम अक्रॉस with yourself while roaming in the forest, so you take care of these things, you will be able to know the animals, beasts. कुछ टेक्सचुअल एक्सरसाइज है इनके जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। Does dine really rhymes with lion? Can you say it in such way that it does? क्या DYIN डाइन जो लिखा है सचमुच में लाइन के साथ लयबद्ध कतारबद्ध है क्या आप उसे इस तरह से कह सकते हैं जिससे कि ये लयबद्ध लगे? द वर्ड डाइन इज एक्चुअली डाइंग। DYIN लिखा है कविता में, लेकिन एक्चुअल में शब्द है DYING। द पोएट हैज़ created a rhyming effect in the poem by changing into dying, क्योंकि उनको राइमिंग अफेक्ट देना था। जैसे कि मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस बताया था कि आखिरी स्वर एक साथ निकलना चाहिए, तो डाइन इन्होंने राइमिंग वर्ड्स के लिए लिखा है, सो दैट इट राइम्स विथ लॉयन। डाइन, लॉयन, न, दिस इज द वे, दैट इज ओनली द वे टू रिकॉग्नाइज, टू नो द राइम्स। When one pronounces dying, it rhymes with the word lion. हाँ, यह शब्द डायन हकीकत में डाइंग है, और इसको कविता में किस प्रकार से लयबद्ध किया है कि एक लय में रखे। राइम्स का मतलब होता है लय। जब हम डायन का उच्चारण करते हैं तो लाइन के साथ लयबद्ध होता है। एक बात बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ पे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा कविता में आपको इस प्रकार की लय मिलती चलेगी। कविताओं में, गीतों में जो आखिरी ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में खासकर एक साथ स्वर चालू होता है। आप बहुत सी कविताओं में इसको देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? किस तरह से शेर और बाघ को पहचानने को कहता है, उसके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं? इसका आंसर है द पोएट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द लॉयन एंड द टाइगर इन फॉलोइंग मैनर। कवि शेर और बाघ में निम्न प्रकार से अंतर करता है। कैसे अंतर करता है? ही सेज इफ द बीस्ट इज ऑफ येलो टॉनी कलर एंड इट रोर्स आउट फियर्सली एट यू, देन दिस इज एन एशियन लॉयन। वह कहता है, कवि का कहना है कि यदि कोई जंगली जानवर गहरे पीले भूरे रंग का हो और आप पर बहुत खतरनाक तरीके से दहाड़े, तो इसका मतलब वो एशियाई शेर है। वेयर एज इफ द बीस्ट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन एंड इट ट्राइज टू अटैक यू, देन इट इज़ ए बंगाल टाइगर। यदि अगर किसी जंगली जानवर के पीली खाल पर काली धारियाँ हो तो आपका हमला करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब वो बंगाल का शेर, बंगाल का वाघ है। इसी प्रकार के यदि कोई लॉयन, इट हैपन्स विथ यू इन फ्यूचर while roaming in the forest, be aware of lion who roars so loudly so as one dies out of fright. On the other hand, the tiger never gives you a chance to escape. कवि का कहना है कि शेर इतनी ज़ोर से दहाड़ता है कि इंसान दहाड़ सुनकर डर से ही मर जाए, जबकि बाघ आपको बचने का कभी मौका नहीं देता है। तो ये सब अंतर हैं कवि ने बताए हुए हैं। इसी तारतम्य में एक क्वेश्चन और पैदा होता है, डू यू थिंक द वर्ड केप्ट एंड लेफ्ट
Do you think the word left, not kept, left and left in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? क्या आपको लगता है कि तीसरे छंद में मतलब तीसरे स्टेंजा में लेफ्ट LEPT लेफ्ट और LEP लेफ्ट सही लिखा है? कवि ने इसको इस तरह से क्यों लिखा है? तो उसके पीछे कोई कारण है विद्यार्थियों। नाउ द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, बिल्कुल गलत ढंग से इनका स्पेलिंग लिखा गया है, परंतु उद्देश्य क्या है ऐसा लिखने का? द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम, पोएम की रिदम बराबर बननी चाहिए। और दिस इज अ पोएटिक डिवाइस टू राइम विच लेपर्ड एंड टू ले एम्फेसिस ऑन द एक्शन ऑफ द लेपर्ड। जी नहीं, ये बात नहीं है। LEPT लेफ्ट और LEP लेफ्ट दोनों शब्द गलत जरूर हैं, लेकिन इनका उद्देश्य जैसे कि मैंने पहले का अलग है। कवि ने इस शब्दों को इसलिए रखा है यहाँ पे कि कविता लयबद्ध हो। यह लेपर्ड शब्दों को लयबद्ध करने के लिए चीते और कार्यकलापों को रोल जलाने के लिए काव्य अलंकार है। ये पोएटिक डिवाइसेस बहुत अच्छी अच्छी इनमें उपयोग में लाई गई हैं, तो इनका समझते हुए आप आगे बढ़ते चलिएगा। फिर से एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अगली कविता आपको समझाऊँगा। अगली कविता इसी पाठ की है, लेसन नंबर 3, जिसका C पोर्शन है, द बॉल पोएम। एक गेंद की कविता है जिसको जॉन बैरीमैन ने लिखा हुआ है। मैं आपको समझाऊंगा कुछ समय पश्चात। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अच्छी तरह से समझिए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चन आंसर्स याद करने में, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने अच्छी तरह से आत्मसात करते हैं तो खुश रहिए, अपने जीवन में उन्नति कीजिए, खूब ऊंचे स्तर पे जाइएगा। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ हेमंत आपसे विदा लेता है। अगले पाठ तक के लिए, अगली कविता के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिएगा। आपके जीवन में खूब खुशियां भरें। और इत्तेफाक की बात है कि आज भी ये पाठ दशहरे के दिन बराबर 15 अक्टूबर 1921 के दिन यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो विजयादशमी की आप लोगों को सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को भी सरस्वती का निवास होता है। सरस्वती माँ आपके घर में खूब विद्या का भरपूर भंडार भरे, आप लोग खुश रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बिताएं। सो लेट अस डिपार्ट विद गुड विशेस till next lesson. Be happy. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much.